हिंदी.com पर आपका स्वागत। मैं हूं शैलेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चीन को लेकर बयान से एक तरह की देश में खलबली मची हुई है। लोग तरह तरह से उसका विश्लेषण कर रहे हैं और ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इसका मतलब क्या होता है। प्रधानमंत्री ने ये कहा कि जो हमारे सैनिक शहीद हुए हैं उनकी शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। इसका क्या मतलब है? क्या इसका मतलब ये है कि प्रधानमंत्री दो हाथ करने के मूड में है चीन के साथ, या फिर वो इसको बातचीत या राजनीतिक तरीके से ही सुलझाएंगे? भारत के 20 सैनिकों की मौत हुई है, ये एक बहुत ही गंभीर घटना है और इस घटना को और इसके पीछे, पर्दे के पीछे जो कुछ भी चल रहा था, उसको समझने के लिए हमने आज आमंत्रित किया है वरिष्ठ पत्रकार रंजीत कुमार को। रंजीत कुमार लंबे समय तक एक बड़े हिंदी अखबार में रक्षा संवाददाता या डिफेंस कॉरेस्पॉन्डेंट का काम करते रहे हैं। भारत और चीन के संबंधों की अच्छी जानकारी है। चीन में काफी समय तक वो रह भी चुके हैं और इसलिए चीन के बारे में उनकी समझ एक गहरी समझ है जो बहुत करीब से चीन को और चीन और भारत के रिश्तों को देख सकते हैं, देखने की कोशिश करते हैं। रंजीत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम में। नमस्कार। नमस्कार। मेरा पहला सवाल ये है कि प्रधानमंत्री ने जो ये कहा है कि जो हमारे सैनिक शहीद हुए हैं उनकी शहादत बेकार नहीं जाएगी, क्या ये बात कहने का मतलब ये है कि भारत जो है वो चीन से उसी तरह से बदला लेने के बारे में सोच सकता है जिस तरह से कि कश्मीर में आतंकवादी घटना के बाद बालाकोट में भारत ने किया था? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल जो बयान दिया, काफी सख्त लहजे में बयान दिया और चीन जैसी बड़ी ताकत को इस तरह की धमकी देना, इस तरह की चेतावनी देना एक बहुत बड़ी बात है। भारत और चीन के राजनयिक रिश्तों में एक नया मोड़ है। अब चीन की सेना ने जिस तरह से कायरतापूर्ण हरकत करके भारतीय सैनिकों पर, उन्हें धोखे में डाल करके, जो निहत्थे भारतीय सैनिक थे उन पर अचानक हमला बोल करके उन्हें मौत के घाट उतार दिया, तो ये बहुत बड़ी बात थी और पूरा राष्ट्र से शर्मिंदा है। पूरे देश में निश्चित तौर पर एक गुस्से का माहौल है और प्रधानमंत्री ने इसी के अनुरूप चीन को बड़े कड़े शब्दों में, सख्त लहजे में चेतावनी दी है कि हम शहादत को। मैं यहाँ पर एक क्षण के लिए आपको रोकना चाहूंगा कि चीन कोई पाकिस्तान नहीं है। कि पुलवामा में एक घटना हुई, बहुत दुखद घटना थी। एक आतंकवादी ने हमारे रक्षकों के ऊपर हमला किया, उसमें बहुत सारी जानें गई। उसके बाद आपने एक हवाई जहाज पाकिस्तान की सीमा के भीतर भेज दिया, हालांकि हमारा वो हवाई जहाज भी पाकिस्तान ने गिरा दिया। पायलट को गिरफ्तार कर लिया, बाद में छोड़ दिया। ये तो अलग बात है क्योंकि पाकिस्तान के मुकाबले हम कह सकते हैं कि भारत ज्यादा मजबूत है। लेकिन क्या चीन के साथ भी उसी तरह की कार्रवाई करने की स्थिति में भारत है? देखिए, आपने बहुत सही सवाल उठाया है। चीन को हम पाकिस्तान समझने की भूल न करें। एक सबसे बड़ा सबक भारत के सामने यह होना चाहिए। देखिए, प्रधानमंत्री ने जिस सख्त लहजे में कहा है कि हम चीन की सेना की जो कायरतापूर्ण कार्रवाई है उसका यथोचित जवाब देंगे। हालांकि प्रधानमंत्री ने इसका खुलासा नहीं किया है। अब इसका जवाब सैनिक स्तर पर दिया जाए या गैर सैनिक स्तर पर अभी साफ नहीं है, लेकिन जहां तक सैनिक स्तर पर जवाब का सवाल है, अभी आपने पाकिस्तान के भीतर बालाकोट पर भारतीय वायुसेना द्वारा सर्जिकल स्ट्राइक की बात की, तो जरूर पाकिस्तान के लिए एक सबक था। लेकिन पाकिस्तान भी चुप नहीं बैठा। पाकिस्तान ने भी अगले दिन अपने लड़ाकू विमान भारतीय कश्मीर के इलाके में भेज दिए और वहां पर हमला करने की कोशिश की और भारत का एक पायलट उनकी गिरफ्त में आ गया। तो पाकिस्तान भी चुप नहीं बैठा। तो हम ये भूल न करें कि चीन भी चुप बैठेगा और चीन पाकिस्तान से कई गुना ज्यादा भारत पर जवाबी हमला करने को उत्सुक होगा और वो इस मौके को चूकेगा नहीं, क्योंकि भारत को भी वो सबक सिखाना चाहेगा। लेकिन भारत के सामने सवाल यह है कि विकल्प क्या है, सैनिक विकल्प क्या है? क्या बालाकोट जैसा सर्जिकल स्ट्राइक विकल्प है, या वास्तविक नियंत्रण रेखा पर कई जगह जहां भारत लाभ की स्थिति में है, लाभजनक स्थिति में तैनात है, क्या वहां भारत चीन के इलाके में घुस करके चीन के किसी बड़ी सामरिक अहम महत्व के किसी ठिकाने पर अपनी सेना को जमा सकता है? क्या ऐसी संभावना है? क्या भारत ने यदि ऐसा किया
तो चीन उन्हें बेदखल करने के लिए कार्रवाई करे और फिर भारत जवाबी कार्रवाई करे, तो क्या इससे एक युद्ध छिड़ने की आशंका नहीं पैदा होती है? तो इन सभी नतीजों का आकलन करके ही भारत को कोई यथोचित जवाब, जिसे प्रधानमंत्री ने कहा है, उसकी कार्रवाई करनी चाहिए और एक समुचित सोच के साथ एक भविष्य के नतीजों को देखते हुए भारत को एक कार्रवाई करनी चाहिए। यदि भारत सैनिक कार्रवाई नहीं करता है तो गैर सैनिक कार्रवाई के तहत भारत के सामने विकल्प क्या है, भारत को यह सोचना होगा। देखिए, राजनयिक विकल्प है, राजनयिक मंचों पर चीन को बदनाम करने, चीन की छवि खराब करने, चीन को अलग थलग करने, चीन को आइसोलेट करने और चीन को जो कंटेनमेंट की स्ट्रेटजी है, चीन की घेराबंदी की जो स्ट्रेटजी है, जो अमेरिकी अगुवाई में चल रही है, क्या भारत उसमें शामिल हो जाए? देखिए, जो अंतर्राष्ट्रीय समीकरण बन रहे हैं, तो चीन विरोधी गठजोड़ जिस तरह से बनाया जा रहा है, भारत उसमें शामिल हो चुका है, लेकिन अभी तक सक्रियता भारत ने नहीं दिखाई है। लेकिन रंजीत जी, ये तो यूरोप के, चाहे यूरोप हो या अमेरिका हो, ये चीन का लंबे समय से विरोध कर रहे हैं और वो एक आर्थिक महाशक्ति बन रहा है। इससे यूरोप और अमेरिका दोनों डरे हुए हैं। आर्थिक महाशक्ति भी है, भारत के संदर्भ में देखें तो सैनिक महाशक्ति भी है। और चीन ने जो चाइना सी में किया, एक आर्टिफिशियल आइलैंड बना करके और अपनी सीमाओं को बढ़ा लिया और तमाम लोग कोशिश करते रह गए, वो पीछे नहीं हटा। तो चीन एक सबसे ज्यादा आक्रामक देश आज की तारीख में है और वो कई मोर्चों पर लड़ रहा है। वो हांगकांग में उसका एक अलग तरह का युद्ध चल रहा है और बाकी पड़ोसी जो है उसके उनके साथ भी उसका चल रहा है। वियतनाम के साथ लंबे समय से एक तनाव की स्थिति है। तो इसलिए ये कहना कि भारत जो है वो यूरोप या अमेरिका जो कर रहा है उसमें शामिल होकर के कुछ फायदा उठा पाएगा, ये एक बहुत मुश्किल बात लगती है। खासतौर पर मैं ये बताऊंगा कि भारत के 20 सैनिकों की मौत हो गई और किसी भी देश से एक औपचारिक विरोध होता है, सख्त विरोध होता है, वो चाहे अमेरिका हो या यूरोप के देश हो, मैंने तो देखा नहीं कि उन्होंने सख्ती से विरोध भी किया हो कि इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए कोई किसी देश में। यानी चीन नहीं बल्कि भारत अलग थलग होता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, अभी आपने दक्षिण चीन सागर की बात की, वियतनाम की बात की, ताइवान की बात की, हांगकांग की बात की, तो ये सब कार्रवाई चीन ने हाल के महीनों में जिस तरह से बड़े समन्वित तरीके से की है, वो चीन कोविड महामारी की वजह से दुनिया भर में जो अफरा तफरी मची है, एक बड़ी वजह यह हो सकती है कि चीन उसका फायदा उठाना चाहता है। और चीन की जो घरेलू राजनीति है, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग जिस तरह से घरेलू आलोचनाओं के शिकार हो सकते हैं, हो रहे हैं, और उन आलोचनाओं को दबाने के लिए और चीन की जनता का ध्यान उनसे हटाने के लिए चीन ने अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर अपने पड़ोसी देशों के साथ, अपने सागरीय मित्र देशों के साथ जिस तरह की कार्रवाई की है, वो एक सोची समझी रणनीति के तहत चीन के नेतृत्व द्वारा की जा रही है। और इसी के तहत रंजीत जी, जो बात आपने चीन के बारे में की कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग अपने अंदर आलोचना के शिकार हो रहे हैं, बाहर भी शिकार हो रहे हैं, भारत में भी वही स्थिति है। भारत में हम कोविड से मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। भारत में हम जो आर्थिक स्थिति है हमारी बहुत खराब हो चुकी है। 12 करोड़ लोग जो हैं वो बेरोजगार हो चुके हैं और आर्थिक स्थिति में किस तरह से सुधार होगा वो दिखाई नहीं देता। तो जो मुझे लगता है कि चीन से ज्यादा जो भारत का नेतृत्व है और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उनकी छवि पर ज्यादा खतरा है। तो अगर हम ये कहते हैं कि चीन जो है या चीन के राष्ट्रपति अपनी छवि को बचाने के लिए एक भड़कावे वाली कार्रवाई कर सकते हैं, भारत में भी छवि बचाने की का संकट जो है वो मौजूद है। मैं इस पर आपका जवाब चाहूंगा। देखिए, भारत का जो राजनीतिक माहौल है, जरूर हम कह सकते हैं कि भारत का मौजूदा नेतृत्व उससे आम जनता का ध्यान हटाने के लिए कोई बड़ी कार्रवाई सीमा पर कर सकता है, ऐसी शंका जरूर जाहिर की जा रही है। लेकिन यह जो स्थिति पैदा हुई है, यह पहले भारत द्वारा पैदा नहीं की गई है, चीन द्वारा पैदा की गई है। अब भारत उसके जवाबी कार्रवाई करके जरूर अपनी जनता, भारतीय नेतृत्व अपनी जनता का सहानुभूति अर्जित करने के लिए कोई कार्रवाई कर सकता है, अपनी जनता का समर्थन और अपनी जनता के बीच लोकप्रियता हासिल करने के लिए ऐसी शंका जरूर जाहिर की जा रही है। लेकिन ये हालात भारत द्वारा नहीं पैदा किए गए हैं, चीन द्वारा पैदा किए गए हैं।
अब अपनी जनता को यह संदेश देना भारतीय नेतृत्व के लिए जरूरी है कि भारत यथोचित जवाब देगा। अब देखना यह है कि यथोचित जवाब को किस तरह अंजाम दिया जा रहा है, किस तरह उसे धरती पर लागू की जाने की योजना है, यह इसका खुलासा अभी नहीं किया गया है और किया भी नहीं जा सकता, क्योंकि हम जो प्रतिद्वंदी देश है चीन, उसको हम पहले से चौकस नहीं कर सकते। लेकिन आप देखिए रंजीत जी की तिब्बत को की बात अगर हम करें तो वहां पर चीन अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत मजबूत कर चुका है, सैनिक ठिकाने बहुत मजबूत कर चुका है, और भारत में ये तैयारियां देर से शुरू हुई। अब हम सड़कें बना रहे हैं, एक एयरफील्ड भी बना लिया है, हेलीकॉप्टर उतारने की जगह बनाई है, बहुत सी जगहों पे नई चौकियां स्थापित की है। लेकिन तब भी जो एक रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या इस इलाके में भारत जो है चीन के साथ एक सीमित युद्ध करने की स्थिति में है और उस युद्ध को जीतने की स्थिति में है? देखिए, जो भारत और चीन की वास्तविक नियंत्रण रेखा है 3488 किलोमीटर लंबी है। जो वास्तविक नियंत्रण रेखा के उस पार ज्यादातर पठारी इलाका है, जहां पर चीन की सेना ने ढांचागत निर्माण किए हुए हैं, अपनी सेनाओं को अच्छी खासी तादाद में वहां तैनात की हुई है। पीछे के इलाके में जो भारतीय इलाका पड़ता है वो पर्वतीय इलाका है, पर्वतीय चोटियां हैं, और भारतीय सेना ठीक चोटी पर बैठी रहे ज्यादा संख्या में, यह मुमकिन नहीं हो पाता। भारतीय सेना को पीछे के ठिकानों पर तैनात रहना पड़ता है। तो ढांचागत सुविधा के मामले में भारत चीन से काफी पीछे है, और भारत की एक कोशिश थी कि चीन की बराबरी करे, और यही वजह है कि भारत की सेना ने जब वहां पर सड़क बनाने का काम शुरू किया, जो दौलत बेग ओल्डी का जो रोड की सड़क भारत ने पिछले साल बनाई थी, उससे एक फीडर रोड भारत ने बनाने की कोशिश की चीन का मुकाबला करने के लिए, चीन की सेना का जवाब देने के लिए। वो सड़क काफी सुविधाजनक साबित होती, और चीन ने इसीलिए इस सड़क को बनाने से रोकने की कोशिश की, भारत को चुनौती दी। तो जहां तक भारत और चीन के बीच युद्ध के बाद क्या हालात बनेंगे, सवाल यह है कि चीन भारत से कितना ज्यादा ताकतवर है, कई गुना ज्यादा ताकतवर है। लेकिन भारत के पास भी जो सैन्य ताकत है वो कम नहीं है। यदि खुला युद्ध हो तो जरूर दोनों देशों की सेनाएं लहूलुहान होंगी, दोनों देशों की आबादी रक्त रंजित होगी, इसमें नुकसान दोनों देशों का होगा। हो सकता है कि भारत का बहुत ज्यादा नुकसान हो, लेकिन चीन का भी नुकसान कम नहीं होगा। तो यह जो खुला युद्ध भारत और चीन के बीच होने की आशंकाएं जाहिर की जा रही हैं, उससे न केवल भारत और चीन की अर्थव्यवस्थाएं प्रभावित होंगी, इससे पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था ही प्रभावित होगी। तो देखना यह होगा कि क्या भारत और चीन एक खुले युद्ध के लिए तैयार हैं। रंजीत जी, मैं यहाँ पर एक और सवाल आपसे करना चाहूंगा कि नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो भारत के अकेले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने कि चीन के राष्ट्रपति से सबसे ज्यादा मुलाकात की। जब मोदी जी मुख्यमंत्री थे तो 4 बार चीन गए थे और राष्ट्रपति से मिले भी थे, शी जिनपिंग से मिले भी थे। उसके बाद जब प्रधानमंत्री बने, उसके बाद 2014 के बाद 5 बार जो है वो चीन की यात्रा कर चुके हैं। तो 9 बार तो वो चीन की यात्रा कर चुके हैं। 9 बार और शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हो चुकी है। यहाँ भारत में मम्बलपुरम में बुलाकर के वो झूला झुला रहे थे उनका। तो ये जो मोदी जी दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि शी जिनपिंग उनके व्यक्तिगत मित्र बन गए हैं और इससे भारतीय सीमाएं सुरक्षित है और भारत चीन का रिश्ता बेहतर हो रहा है, यहाँ दिखाई अब जो दे रहा है वो बिल्कुल उल्टा है। चीन अपनी सीमा की सुरक्षा भी कर रहा है, भारतीय सीमा का वो हिस्सा जिसको चीन विवादास्पद मानता है उसको भी लेने की कोशिश कर रहा है, और आर्थिक मोर्चा पर भी हमारी तरफ से पूरी छूट दी जा रही है। अभी आज तो खबर है कि ये मेरठ से लेकर जो दिल्ली के बीच लिंक रोड एक बन रहा, लिंक रेलवे बन रहा है, उसका ठेका दे दिया गया। उसके पहले बैंक ऑफ चाइना को मुंबई में ब्रांच खोलने की अनुमति दी गई। बहुत सारी चीजें इस तरह की उनको लगातार दी जा रही थी। एक तरह से उनका आर्थिक फायदा पहुंचाया जा रहा था, उनको दिया जा रहा था। उसके बाद भी शी जिनपिंग पे कोई असर दिखाई नहीं देता है। और मोदी जी की जो दोस्ती के एक वो है वो कि वो मेरे दोस्त हैं, वो मेरे दोस्त हैं, वो भी जो उनका एक भ्रम था वो टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। आप क्या कहेंगे? देखिए, अभी आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ मित्रता बढ़ाने की कोशिशों की बात की। हम जरूर इसकी सराहना करेंगे। चीन का जो रवैया अब तक रहा है, अगर दूसरा पक्ष चीन के साथ रिश्ते सुधार करके
भारत के हितों की बात करें तो हम जरूर उसकी सराहना करेंगे। अब यदि चीन ने भारत की इस पहल का, नरेंद्र मोदी की इस पहल का समुचित जवाब नहीं दिया तो इसके लिए हम नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। देखिए, चीन जो है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में या अपने राष्ट्रीय हितों के मद्देनजर किसी देश के साथ जो रिश्ते बनाता है वो दोस्ती की खातिर नहीं बनाता, वो अपने दीर्घकालीन हितों के बचाव के खातिर बनाता है। वो अपने हितों की संरक्षण करना चाहता है और इसी के मद्देनजर वो किसी भी देश के साथ रिश्ते बनाता है। वह किसी देश के साथ दोस्ती और मित्रता की भावना के तहत किसी देश के साथ विशेष रिश्ते बनाने की बात नहीं सोचता। देखिए, चीन आज सामरिक तौर पर, सैनिक तौर पर एक शक्तिशाली राष्ट्र बन चुका है। जो सैनिक सत्ता का संतुलन है, सामरिक संतुलन है, वो चीन के पक्ष में काफी झुक गया है और चीन इस फायदे का उठाना चाह रहा है। चीन के राष्ट्रपति जो चाइना ड्रीम की बात करते हैं, चीन को एक विकसित राष्ट्र बनाने की बात करते हैं और चीन की जो महत्वाकांक्षाएं हैं, अपनी जो सीमाओं पर जो उसकी विस्तारवादी इरादे हैं, उनको पूरा करने के लिए चीन देख रहा है कि एक समुचित मौका आ गया है, अच्छा वक्त आ गया है जब चीन उसे हासिल कर सकता है। और यही वजह है कि दक्षिण चीन सागर से लेकर के भारत की सीमा तक चीन की सेनाओं ने आक्रामक रवैया दिखलाया है। देखिए, अभी आपने चीन की कंपनियों के भारत में जो निवेश सौदे हैं, जो इन्वेस्टमेंट के जो प्रोजेक्ट्स हैं, उनको कैंसिल करने की संभावना की बात की। लेकिन भारत और चीन के बीच जो आर्थिक रिश्ते हैं जिस तरह से विकसित हुए हैं, वह अचानक झटके में नहीं, उसे हम दूर नहीं कर सकते। इसके लिए हमें एक दीर्घकालीन रणनीति के तहत चलना पड़ेगा, दीर्घकालीन योजनाएं बनानी पड़ेंगी, तभी हम चीन पर निर्भरता खत्म कर सकते हैं। यदि हमने चीन को ऐसा संदेश दिया कि हम चीन की सारी कंपनियों को भारत से निकाल देंगे तो चीन भी भारत की बाहें मरोड़ सकता है। चीन के पास भी ताकत है। देखिए, कई उद्योगों में, खास करके जैसे दवा उद्योग है और जैसे बिजली कारखाने हैं, इन सब में चीनी माल का उपयोग होता है। जैसे दवा उद्योग में जो एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स हैं, जैसे हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन भारत बना रहा है, उसका एसेंशियल इंग्रेडिएंट हम चीन से आयात करते हैं। चीन यदि उनका निर्यात भारत को बंद कर दे तो भारत में हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन का बनना मुश्किल हो जाएगा। इसी तरह भारत के कई बिजली घर चीन के बने कई बिजली उपकरणों से चलते हैं और चीन उनका मेंटेनेंस करता है, चीन की कंपनियां उनके मेंटेनेंस करती हैं। तो अचानक अगर चीन भारत से हाथ खींच ले, भारत को महत्वपूर्ण माल की सप्लाई बंद कर दे। देखिए, जो एक और मिसाल मैं देना चाहूंगा, जैसे दुर्लभ खनिज, रेयर अर्थ जिसे हम कहते हैं, अगर यदि चीन इनकी सप्लाई भारत को रोक दे तो भारत के कई उद्योग काम करना बंद कर देंगे, ठप हो जाएंगे। तो चीन भी इस तरह भारत की बाहें मरोड़ सकता है। तो भारत को इस स्थिति के लिए तैयार रहना पड़ेगा और भारत को यदि चीन की इस तरह की जवाबी कार्रवाई से बचना है तो पहले भारत को आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए एक दीर्घकालीन योजना पर काम करना पड़ेगा। पहले हम अपनी ताकत मजबूत करें, तब हम किसी दूसरे देश से कहें कि हम तुम्हारे से फलाना उत्पाद नहीं खरीदेंगे या तुम्हारी कंपनियों को भारत में काम नहीं करने देंगे। लेकिन यदि हमने झटके में ऐसा कोई कदम उठा लिया तो इससे भारत को नुकसान ज्यादा हो सकता है। जाहिर सी बात है, आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात की कि ये जो संबंध है उसको हम एक झटके से तोड़ नहीं सकते हैं। लेकिन हमारे देश में जो अभी जो हमारे सामने दिखाई दे रही है स्थितियां, वो ये है कि भारतीय सेना जो है वो लगातार तैयार रहती है। हर बार अच्छा प्रदर्शन होता है, चाहे वो पाकिस्तान का संदर्भ हो, चीन का संदर्भ भी हो। 1962 में हमारी मौजूदगी ही नहीं थी उस सीमा पर और इसलिए हम हारे या जीते जो भी हुआ उसको नगण्य ही माना जाना चाहिए। उसके बाद से जब हमने उस सीमा को सुरक्षित करना शुरू किया, तब से लेकर के चाहे वो 67 में जो झड़प हुई हो, 75 में जो झड़प हुई हो, हमने अपने हितों की रक्षा की। और अब जब इंफ्रास्ट्रक्चर जो बहुत लंबे समय से 20-25 साल से भी बन रहे थे, वो सड़कें बिल्कुल सीमा तक पहुंच गई हैं। दौलत बेग ओल्डी में हमारे विमान उतरने के लिए हवाई स्ट्रेट या हवाई अड्डा तैयार है, उससे जुड़ने वाली सड़क तैयार है और एक ब्रांच रोड को लेकर के ये चीन से जो झड़प हुई है। कुल मिलाकर मुझे जो लगता है कि एक जो राजनीतिक समझ की जरूरत होनी चाहिए दूसरे देशों के साथ डील करने में, उसकी बड़ी कमी है इस वक्त जो राजनीतिक नेतृत्व है उसमें। कई बार ऐसा दिखता है कि प्रधानमंत्री जी को ये लगता है कि किसी से गले मिल लिए, किसी के लिए कहीं हाउडी मोदी हो गया या नमस्ते ट्रंप हो गया, तो इस तरह से, या हमने एक देश के प्रधानमंत्री को बुला करके अगर हमने गंगा की आरती दिखा दी
तो हो सकता है कि भारत में लोग जो है उससे बड़ा प्रभावित होते हैं, लेकिन अंतरराष्ट्रीय कूटनीति पर उसका क्या प्रभाव होता है? ये एक तरह का राजनीतिक फेल्योर नहीं है क्या? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में किसी राष्ट्रीय नेता की छवि कैसी है, उस पर भी संबंधों का काफी असर पड़ता है। और अगर यदि भारत का कोई राष्ट्रीय नेता अपनी व्यक्तिगत छवि मजबूत करके विश्व स्तर पर अपनी प्रतिष्ठा बढ़ा करके भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाता है, तो उसमें गलत कोई बात नहीं है। लेकिन इसका इस्तेमाल किस तरह किया जा रहा है, यह भी हमें देखना पड़ेगा कि इसका किस तरह से आपसी संबंधों को लाभ मिल रहा है, यह भी देखना पड़ेगा। केवल व्यक्तिगत प्रतिष्ठा बढ़ाने की बात, व्यक्तिगत छवि निखारने की कोशिशों से काम नहीं चलेगा। इसे भारत की विदेश नीति को, भारत की समर नीति को किस तरह से नई दिशा दी जा रही है, भारत के संबंधों को किस तरह दूसरे देशों के साथ बनाया जा रहा है, और इन सब के साथ यह देखना पड़ेगा कि भारत की अंदरूनी ताकत किस तरह से मजबूत हो रही है। भारत की आर्थिक ताकत जब तक हम मजबूत नहीं करेंगे, भारत में ये संभावनाएं नहीं पैदा करेंगे कि दुनिया के सारे देश भारत से आर्थिक संबंध बनाएं, भारत में आकर के निवेश करें, तब तक भारत की अहमियत विश्व रंगमंच पर नहीं बढ़ेगी। भारत को उसको ये देखना पड़ेगा कि अपने अंदर की ताकत पहले मजबूत करनी है, आर्थिक माहौल ऐसा प्रदान करना है कि दुनिया के देश भारत की ओर खींचे हुए चले आए, और तब भारत की राजनयिक मंचों पर भारत की अहमियत बढ़ेगी। और तभी जो राष्ट्रीय स्तर पर यदि कोई राष्ट्रीय नेता अपनी छवि निखारने की कोशिश कर रहा है, तो भारत की छवि भी इसी तरह की निखारने की कोशिश करनी होगी कि भारत किस तरह की क्षमता रखता है, किस तरह की संभावनाएं दुनिया के लिए पेश कर रहा है, दुनिया की बड़ी कंपनियां किस तरह भारत से लाभ उठा सकती हैं। यदि भारत यह छवि पेश करने में सफल हो जाए, तब विश्व रंगमंच पर भारत की ताकत और बढ़ेगी, भारत की प्रतिष्ठा और बढ़ेगी, और भारत की पूंछ और बढ़ेगी, और तब भारत से कोई इस तरह से टक्कर लेने की हिम्मत नहीं करेगा। नहीं कर पाएगा। रंजीत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा समय जो है वो पूरा हो गया है, इसलिए हम इस प्रोग्राम को यही खत्म करते हैं। हालांकि बहुत सारे सवाल है, उस पर मैं दोबारा आपसे बात करूंगा कि कोई ना कोई कारण तो होगा कि अभी नेपाल जो हमारा बहुत पुराना दोस्त था वो हमसे नाराज हो गया, बांग्लादेश को हमने जबरदस्ती नाराज कर दिया है, कोई कारण नहीं रह गया था। भारत और बांग्लादेश के बीच कोई सीमा विवाद भी उस तरह से बचा हुआ नहीं है। पाकिस्तान तो नाराज था ही, श्रीलंका हमारे हाथ से निकलता जा रहा है। बहरहाल ये एक राजनीतिक सवाल, और जो अभी का राजनीतिक नेतृत्व है उसके सामने रहेगा। इन सवालों पर फिर कभी मैं आपसे बात करूंगा। इस प्रोग्राम को हम यहीं खत्म करते हैं, लेकिन चलते चलते मैं अपने दर्शकों से एक अनुरोध करना चाहूंगा कि इस वीडियो के बाद आपको एक बटन मिलेगा डिस्क्रिप्शन का। हम चाहते हैं कि आप हमारा सहयोग करें, पर इस दौर में एक ईमानदार पत्रकारिता को जीवित रखना बहुत मुश्किल काम है, और इसलिए जब आप डिस्क्रिप्शन के बटन को दबाएंगे तो आपको हम बताएंगे कि आप किस तरह से आप हमारा सहयोग कर सकते हैं, और एक ऐसी पत्रकारिता जो निष्पक्ष है, जो बिना किसी डर और भय के काम करती है, उसको आगे बढ़ाया जा सकता है, कायम रखा जा सकता है। उसके लिए आपका सहयोग जरूरी है। आप हमसे फेसबुक पर, ट्विटर पर और यूट्यूब पर भी जुड़ सकते हैं। आज के लिए, आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।